नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। द्वितीय वर्ष पास कोर्स और द्वितीय वर्ष ऑनर्स। पास कोर्स में प्रथम प्रश्न पत्र और ऑनर्स में फिफ्थ प्रश्न पत्र, मध्यकालीन भारत का इतिहास। बच्चों, हम मुगल वंश की बात कर रहे थे और हमने बाबर के दो विशेष युद्धों को जिसने बाबर को भारत में अपने साम्राज्य स्थापित करने में बहुत मदद दी और उसकी वो अपार सफलता इतिहास के पटल पर एक अनोखी उपलब्धि कही जाती है। पानीपत का प्रथम युद्ध और दूसरा सबसे मजबूत राजस्थान के राणा संग्राम सिंह के साथ में खानवा का युद्ध। उसके बाद में चंदेरी के युद्ध में उसको सफलता प्राप्त हुई और तदुपरांत घाघरा के युद्ध में उसको सफलता प्राप्त हुई। एक अच्छे लेखक के रूप में जिसने बाबरनामा की रचना की, एक सेनानायक के रूप में, सैन्य संगठन को व्यवस्थित करने के रूप में, धैर्य के रूप में, हम मानते हैं कि और हमने पढ़ा भी है कि मध्य एशिया से वे कितनी बार अपने मूल साम्राज्य से विजित साम्राज्य की तरफ बढ़ा और विजित साम्राज्य से वापस मूल साम्राज्य की तरफ आया। फरगना, समरकंद, काबुल इनके बीच में झूलता रहा। भारत पर उसने चौथी बार अटैक किया, तब जाके आक्रमण किया, तब जाके उसे सफलता प्राप्त करी। खानवा के युद्ध में पहले ही बार में वे बयाना के आसपास में राजपूत सेनाओं से पराजित हो गया। तदुपरांत भी उसने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया और राजपूत राजाओं को, जो तत्कालीन समय बड़ा वीर कहलाते थे, उनके साथ युद्ध किया और विजय प्राप्त की। बावजूद उसका दृढ़ संकल्प बड़ा था और एक आविष्कारकर्ता के रूप में युद्ध की सैन्य शैली या जो कहना चाहिए एक कैसे युद्ध शैली में परिवर्तन किया जाए या मध्य एशिया की विभिन्न जातियों की में जो युद्ध शैली की खूबियाँ हैं, चाहे ईरानी में, उज्बेकी में है, तुर्की में, उन सबको समाहित करके उसने तुलगुमा पद्धति जारी की। तोपखाना भारत में लेके आए। पहली बार बारूद का आविष्कार हुआ। एक जोर से आवाज़ आती है और लाखों सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरीके का सैन्य व्यूह रचना उसने रचा। 1530 में उसके लाडले पुत्र हुमायूं, 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं बहुत लाडला था उसके। हुमायूं की तबीयत खराब हो जाती है और बाबर उसके मन्नत मांगता है और आखिर में उसकी फरियाद पूरी होती है। हुमायूं की जान बच जाती है, बाबर बीमार होने लग जाता है और अंततः दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। मार्च 1508 में हुमायूं का जन्म होता है और दिसंबर 1530 में वे मुगल साम्राज्य की सिंहासन पर आरोहण होता है। 1530 से लेकर 1556 तक, जब उसकी दिल्ली में सीढ़ियों से लुढ़कते हुए डेथ हो गई, तब तक उसके पूरे शासनकाल को अगर राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो 2 भागों में, 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला 1530 से 1540 का काल, जब उसने विभिन्न राजाओं के साथ में, भारत के विभिन्न सुल्तानों के साथ में संघर्ष किया। 1540 में उसको भारत के बाहर जाना पड़ा और 1555 में वह वापस आया। इस निर्वासन काल के बीच में वह बाहर रहा और इसी बीच में उसके जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म भी हुआ। 1555 में वापस आया, मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध लड़े और मुगल सम्राट बना। 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। यानी 15 साल उसका निर्वासन काल रहा और वह वापस मुगल सत्ता को प्राप्त करने में सफल हो गया। अब जब हम इस तरीके के बाबर का माफ़ करिएगा, हुमायूं का अध्ययन कर रहे हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि चूंकि हुमायूं इतिहास के पटल पर उतना सफल नहीं रहा, तो क्या बेसिक कमजोरी थी, क्या कठिनाइयाँ थी, क्या तत्कालीन परिस्थितियाँ थी और उन परिस्थितियों के अनुरूप हुमायूं किस प्रकार का कदम उठाने में सफल रहा और उसके उन राजनीतिक और सैनिक कदमों ने क्या उसे सफलता प्राप्त की, उसे सफलता हासिल हुई या नहीं हुई। पहले हम इस पर विचार करते हैं, उसके बाद हम अब हुमायूं का अफगानों के साथ में और अन्य उसके साथ में संबंध बताएंगे। समकालीन राजा की बात करें तो अफगान शासक थे
शेर खां जो बिहार का शासक था, महमूद लोदी जो दिल्ली के आसपास के शासक थे, बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, और राजपूत राजा मारवाड़ के राठौड़ मालदेव उनके समकालीन माने जाते हैं, हुमायूं के समकालीन माने जाते हैं। हुमायूं की खुद के पारिवारिक स्थिति की बात करें तो 4 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और स्वयं हुमायूं। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हुमायूं ने कामरान को काबुल और कंधार का भाग दे दिया था, अस्करी को संभल का भाग दे दिया था, हिंदाल को अलवर मेवात का हिस्सा दे दिया था, और स्वयं ने दिल्ली के आसपास का हिस्सा अपना रख लिया था, मुगल सम्राट बना था। अब आता हूं मैं सीधा सीधा बिंदु पर कि प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी, क्या समस्याएं थी। दोनों चीज़ें साथ साथ चलते हैं हम, और इन समस्याओं का या कठिनाइयों का विभाजन करें तो देखिए 3 भागों में हम बहुत अच्छी तरीके से इसका विभाजन कर सकते हैं। और विभाजन क्या है, तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी, यानी हुमायूं को पैतृक समस्या क्या मिली, हुमायूं के व्यक्तित्व में क्या कमी थी, और उस समय के जो राजनीतिक वातावरण था आसपास के साम्राज्यों में, उससे उसको क्या कठिनाइयां मिली। इन तीन को मुख्य शीर्षक मानते हुए हुमायूं की समस्याओं के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहला तो था कि भाई उसको अफगान चुनौती सामना करना पड़ रहा था। ये बहुत ही तत्कालीन शासक महमूद लोदी और शेर खां ये भी बलशाली थे और वह भी साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। महत्वाकांक्षा का युद्ध था, उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं था, इसलिए वह चाहते थे कि हुमायूं के शेष दूसरे भाइयों को अपनी ओर मिला ले और उनको लालच देकर हुमायूं के विरुद्ध एक षड्यंत्र रख ले। और इसलिए चुनार के आसपास में गद्दी पर बैठते ही शेर खां ने आक्रमण कर दिया और हुमायूं को आमंत्रित कर दिया कि आज से आपका और हमारा शत्रु का वातावरण शुरुआत होती है। गुजरात शासक बहादुर शाह बड़े महत्वाकांक्षी था और उसकी नज़र दिल्ली पर थी, और वह पहले राजपूत राजाओं के साथ में संघर्ष करके या उनको जीत के या उनको अपना बना के और फिर दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहता था। और इसीलिए चित्तौड़ के विक्रमादित्य की माता कर्णवती ने हुमायूं को राखी भी भेजी, और हम जो घटनाक्रम पढ़ते हैं उसका बाद में वर्णन करेंगे। तो ये एक बात सामने आती है। हुमायूं का खुद का अत्यधिक भाइयों से प्रेम था और पिता की आज्ञा भी थी, इसलिए एक विस्तृत साम्राज्य जो बाबर छोड़ के गया था उसका विभाजन कर दिया गया। 4 साल बाबर भारत में रहे और भारत लगातार 4 सालों में उसने 4 युद्ध किए और चारों युद्धों में सफलता प्राप्त की। सैनिक साम्राज्य बढ़ गया, सैनिक सफलताएं बढ़ गई, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर शून्य रहा। कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं दे पाया जो बहुत अच्छी, जो साम्राज्य को स्थापित करने के लिए और साम्राज्य को सतत चलाने के लिए बहुत आवश्यक होती है। विजय ही सिर्फ आवश्यक नहीं होती है, इस प्रकार का कोई भी वह नहीं दे पाया। तो बाबर द्वारा जो है असंगठित साम्राज्य था, विजित जरूर था लेकिन असंगठित साम्राज्य था। ये भी हुमायूं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हम देखने को मिलती है कि जो हुमायूं के सामने समस्या सामने आती है। हुमायूं का व्यक्तिगत व्यवहार बड़ा लचीला था, वह स्वभाव में बहुत बढ़िया था, लेकिन एक राजा के रूप में माना जाए और सबसे पहली विशेषता होनी चाहिए दृढ़ संकल्पी, वेल डिटरमिनेड, हुमायूं में इसकी बहुत ज़्यादा कमी थी और इसके लिए उसको आगे आगे कई जगह नुकसान भी उठाना पड़ता था। साथ ही साथ पल बदलती हुई सैनिक स्थिति में, बदलती हुई भौगोलिक स्थिति में, बदलती हुई राजनीतिक स्थिति में जो तात्कालिक निर्णय लेने की एक क्षमता एक सम्राट में होनी चाहिए वो हुमायूं में नहीं थी, और इसी के कारण उसके इस क्षमता के कारण उसको नुकसान उठाना पड़ा था। इसी कारण से उसको किसी भी टास्क को अधूरा छोड़ने की एक प्रवृत्ति प्रबल हो गई थी, एक जन्म ले लिया था उस प्रवृत्ति ने उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में। बाबर लगातार युद्ध करते रहे और युद्ध करता रहा, विजित भी हुआ, सब कुछ हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था का तो अभाव रहा, लेकिन राजकोष खाली छोड़ के गए। लगातार युद्ध करने में कहीं भी ऐसा बड़ा युद्ध नहीं हुआ जहाँ से बाबर को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही साथ बाबर के साथ में, जैसे बाबर के बहनोई मेहंदी ख्वाजा, उसने पहले सत्ता प्राप्त कर ली थी, बाद में हुमायूं को मिली। बाबर के जो सगे संबंधी वहाँ से आए थे जो ये मानते थे कि बाबर को विजय दिलाने में उनका हाथ है, पुत्रों का कोई योगदान नहीं है और उत्तराधिकारी का कोई नियम नहीं है इस्लाम में,
तो वह ये मानते थे कि सगे संबंधी के बाबर के विजय साम्राज्य में उनका भी हिस्सा है, चारों भाइयों ने कैसे विभाजित कर लिया। इसलिए वो सीधा सीधा इसका दोष हुमायूं पे मानते। तो बाबर के जो सगे संबंधी थे वह भी निरंतर उनको चुनौती दे रहे थे हुमायूं को। स्वयं हुमायूं की बात करें तो वह बाबर की तरह उसका जीवन बीता नहीं। 11-12 वर्ष की उम्र में सम्राट बन गया हो, अब 22-23 साल का था। दावत देना, भोग विलास करना, धन का अपव्यय करना, बिना दिशा के धन का अपव्यय करना, ये उसके व्यक्तित्व का एक भाग भी था। एक और बात जो उसको चुनौती थी कि यहाँ पूरे भौगोलिक क्षेत्र में राजपूत शक्ति है, उसका वो किस प्रकार मदद करे, लेकिन वह मदद नहीं ले पाया रानी कर्णवती के समय के लिए। इन सब के कारण ये सारी कठिनाइयाँ उसको हुई और इस सब के कारण हुमायूं को कई जगह पे हम देखते हैं कि वह असफल होने लगा धीरे धीरे। हुमायूं इन जो बिंदु मैंने आज आपको अध्ययन के लिए बताए हैं, जब अफगानों के साथ उसका रिलेशन बताएंगे, जब मारवाड़ के साथ उसको मिलेंगे, तो आपके इन बिंदुओं का धीरे धीरे खुलासा होता जाएगा कि हुमायूं के सामने की समस्याएं क्या थी, हुमायूं को जो है असफल क्यों रहा, उसके भी कारण इसमें नहीं है तो इन बिंदुओं में हो जाएंगे। विद्रोहों की दंड देने की प्रवृत्ति भी उसमें बहुत कम थी, क्षमा प्रदान कर देता था। तो व्यक्तिक व्यवहार, जो पर्सनल उसका व्यवहार था, वो राजपाट के नियम में वह लागू करने शुरू कर दिया था। एक सम्राट को या दरबार को चलाने में या साम्राज्य को चलाने में उसके जो व्यक्तिगत गुण थे उनको वह समावेश करता था। प्रशासनिक व्यवस्था क्या चाहती है, दंड व्यवस्था क्या चाहती है, दरबार का नियम क्या है, उसको वो एक तरफ रख देता था। अब हम अध्ययन करेंगे कि चौसा और बिलग्राम का युद्ध हुआ, जाओ हुमायूं का बहादुर शाह के साथ में क्या संपर्क हुआ, हुमायूं को देश से बाहर क्यों जाना पड़ा, उनके बारे में हम अगले उसमें अध्ययन करेंगे। आज हमने हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, उसके व्यक्तित्व के कुछ दोष और उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, बाबर के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।